everyone, welcome back to my channel Gala Study, and in today's video we are going to start our new chapter of civics, which is federalism. So by the end of this video you will understand every topic very easily. So without wasting any more time, let's start. सबसे पहले जानते हैं फेडरलिज्म होता क्या है. Federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units like states or provinces. तो फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें जो पावर होती है ना वो डिवाइड होती है. जैसे सेंट्रल अथॉरिटी यानी जो टॉप पर होती है और उसके अंदर के छोटे छोटे जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं उनमें डिवाइड कर दी जाती है पावर. ये एक फॉर्म होता है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, यानी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर हम पावर किस तरह से शेयर कर रहे हैं उस तरीके का ये फॉर्म होता है. कॉन्ट्रास्ट विथ यूनिटरी सिस्टम. यूनिटरी सिस्टम एक दूसरा टाइप का सिस्टम होता है जहाँ पे जो पूरी पावर होती है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है. लेकिन फेडरल सिस्टम जैसे कि इंडिया और बेल्जियम जो पावर है वो डिवाइडेड रहती है सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट. बात करते हैं फेडरलिज्म के फीचर की. तो सबसे पहला फीचर होता है इसमें दो और दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंड होता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, यानी कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो सेम सिटीजन को ही गवर्न करती है, लेकिन जो पावर होती है वो क्लियरली स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि किस को कितनी पावर मिलेगी. जुरिस्डिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हर एक का एरिया भी स्पेसिफाइड है. फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं वो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं किए जा सकते. जो कोर्ट होता है उसके पास सुप्रीम कोर्ट, उसके पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट कर सके अगर किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो. जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के वो क्लियरली स्पेसिफाइड करते हैं. टाइप ऑफ फेडरेशन, तो दो टाइप के फेडरेशन होते हैं, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर में जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो एक साथ आ जाती हैं ताकि वो एक लार्जर यूनिट बना सकें, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, और जो सारी स्टेट्स होती हैं उनके पास इक्वल पावर होती है. लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, जो लार्ज कंट्री होती है वो अपनी पावर को डिवाइड कर देती है सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट में, जैसे कि इंडिया, बेल्जियम, स्पेन. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो और पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से. फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है. इट हेल्प मैनेज रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी को मैनेज करने में हेल्प करती है. इनकरेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इसको लोकल गवर्नेंस को ये इनकरेज करता है. ये यूनिटी को प्रमोट करता है. इंश्योर दैट पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड और लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये इंश्योर करता है कि जो पावर है वो सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कंसंट्रेटेड ना रहे, सबको इक्वल राइट मिले. फेडरलिज्म के कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स देख लेते हैं. ओनली 25 आउट ऑफ 190 कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉलो फेडरलिज्म, यानी 193 कंट्री हमारे होल वर्ल्ड में, उसमें से सिर्फ 25 कंट्री फेडरलिज्म को फॉलो करती हैं, जो हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जर्मनी और सो ऑन. जो फेडरल कंट्रीज हैं वो स्प्रेड हैं अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. बात करते हैं कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है. तो इंडिया जो है एक 3 टियर गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट में आ जाते हैं म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत. अब देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स थ्रू. फर्स्ट होती है यूनियन लिस्ट जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स. सेकंड होती है स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस आ जाती है जैसे पुलिस, ट्रेड, इरिगेशन. थर्ड होती है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, सब्जेक्ट्स ऑफ जॉइंट इंटरेस्ट, यानी दोनों इस पर होते हैं स्टेट और सेंट्रल, एजुकेशन, फॉरेस्ट. और जो फोर्थ होती है वो होती है रेसिडरी सब्जेक्ट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होने के बाद आए हैं जैसे कि आईटी, तो इस पर काम करते हैं यूनियन गवर्नमेंट. अगर स्टेट लिस्ट के किसी काम में अगर कन्फ्लिक्ट आते हैं तो जो यूनियन लॉ होंगे वही प्रिवेल होते हैं. अब देख लेते हैं इंडियन फेडरलिज्म के की फीचर्स. तो फर्स्ट, इंडिया जो है एक स्टेट्स का यूनियन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर दिया इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टियर ऑफ सिस्टम, इसमें 2 टियर ऑफ सिस्टम होते हैं. फर्स्ट जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल, और सेकंड स्टेट गवर्नमेंट. एक 3 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर भी होता है जो बाद में ऐड कर दिया गया था, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. अब देखते हैं अमेंडमेंट्स एंड जुडिशरी. चेंजिंग पावर शेयरिंग, पावर डिवीजन जो होता है वो बेसिक होता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और ये तभी चेंज हो पाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब 2/3 ऑफ मेजोरिटी दोनों हाउस में होगी प्लस हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. देखते हैं जुडिशरी का क्या रोल होता है. जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो ही रिजॉल्व करवाता है डिस्प्यूट अगर यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है. फेडरेशन के कुछ स्पेशल फीचर्स. फर्स्ट, अनइक्वल पावर. जो सारी स्टेट्स हैं उनके पास इक्वल पावर नहीं है. जैसे कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनको स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं थ्रू आर्टिकल 371 क्योंकि उनका जो सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस है वो बहुत ज़्यादा अलग है इस वजह से. सेकेंड है यूनियन टेरिटरी, जैसे कि एरियाज है चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, ये डायरेक्टली गवर्न किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं किसी स्टेट बनने के लिए. फेडरलिज्म में प्रैक्टिस कैसे होता है. रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल होता है वो ज़रूरी होता है लेकिन सफिशिएंट नहीं होता फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए.
जो रियल सक्सेस है वो डिपेंड करती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमारी कंट्री के। लिंग्विस्टिक स्टेट, जो हमारी स्टेट्स का क्रिएशन हुआ वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हुआ और एक बहुत मेजर टेस्ट था इंडियन फेडरलिज्म के लिए। 1947 में जो स्टेट बाउंड्रीज थी वो रिकॉग्नाइज की जाती थी टू इंश्योर लिंग्विस्टिक यूनिटी। जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाई गई थी, जैसे कि नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, वो क्रिएट की गई थी टू रिफ्लेक्ट कल्चरल, एथनिक और ज्योग्राफिकल डिफरेंस। कोई भी लैंग्वेज जो हमारे इंडिया में है उसको नेशनल लैंग्वेज ऐसे घोषित नहीं किया गया है। इंडिया जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन ओनली 40% लोग जो है इंडिया में वो बोलते हैं। 21 अदर लैंग्वेज है, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है तो शेड्यूल लैंग्वेज। हमारा स्टेट फ्री है कोई भी लैंग्वेज को ओन करने के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी होते हैं वो हिंदी को इम्पोज नहीं करती है नॉन हिंदी स्पीकिंग सेंटर स्टेट रिलेशन। पहले क्या होता था, जो सेंटर था उसके पास ज़्यादा पावर होती थी और कभी कभी वो मिसयूज कर लेती थी इसको बाय मिसिंग स्टेट गवर्नमेंट। इस वजह से जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म थी वो वीक होती जा रही थी। लेकिन 1990 के कॉलिशन पॉलिटिक्स के बाद से एक ग्रेट पावर शेयरिंग आई। इसकी वजह से रीजनल पार्टीज भी ग्रो करी और उनकी जो है इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई स्टेट्स में। तो जो सुप्रीम कोर्ट थी वो भी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करती थी फ्रॉम आर्बिटरी डिसमिसल्स, कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर कोई भी चीज़ थोपे ना या उन पर रूल ना करे। आउटकम की बात करते थे, जो फेडरल पावर शेयरिंग होती है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो चुकी है पहले के टाइम से। इंडिया एक यूनिक फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करता है जहाँ पर डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की जाती है थ्रू पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी। अपने अगले टॉपिक पे जो कि डिसेंट्रलाइजेशन। जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है उसे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। ये डिसेंट्रलाइजेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब पावर हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल लेवल पर देते थे, जैसे कि विलेज और टाउन्स। ये प्रमोट करती है सेल्फ लोकल गवर्नमेंट अलाइंग, मतलब जो सेल्फ लोकल गवर्नमेंट होती है वो प्रोवाइड करती है ताकि जो लोकल इश्यूज़ हैं वो लोग एड्रेस प्रॉपरली कर पाएंगे, जो पार्टिसिपेट जो डायरेक्टली कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में और रिसोर्स को मोर एफिशिएंटली यूज देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या पड़ी। रिकॉग्नाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एम टू डीपन, इसका ये मतलब था कि जो डेमोक्रेसी उसको और गहराई से समझा जा सके और पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव किया जा सके एट ग्रास रूट लेवल। ये हेल्प करती है इंक्लूड करने के लिए द हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन अमंग सिटीजन, यानी हर लेवल तक लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया लोकल गवर्नमेंट को। होल्डिंग रेगुलर इलेक्शन टू लोकल बॉडीज ये कंपलसरी हो गया। सीट रिजर्व कर दी गई SC ST और वुमेन के लिए। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिश हुआ ताकि लोकल इलेक्शन कंडक्ट करवा सके। और ये ज़रूरी हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर शेयर करनी पड़ेगी और रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा लोकल बॉडीज के साथ। रूरल लोकल गवर्नमेंट की, जिसको ग्राम पंचायत भी कहा जाता है। हर विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज हैज़ वन रूरल पंचायती राज। ये कंपोज होती है इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स, पंच या सरपंच, जो कि प्रेसिडेंट होता है। जो सारे अडल्ट होते हैं विलेज में वो वोट करते हैं इलेक्शन में। ये वर्क किया जाता है अंडर सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, जो रिव्यू करती है वर्क ऑफ बजट। कुछ जो ग्राम पंचायत होते हैं वो फॉर्म करते हैं पंचायत समिति और ब्लॉक और बंडल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जिला परिषद होता है वो फंक्शन करता है इलेक्टेड मेंबर के साथ और उसे हेडेड किया जाता है चेयरपर्सन। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जो सिटीज़ और टाउन होते हैं उनके पास म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। ये बॉडी भी इलेक्ट की जाती है। जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का, और जो मेयर होता है वो हेड होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। यही था हमारा सिविक का सेकंड चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।